हेलो लवली पीपल, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त जा रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कन्फर्मिस्ट मूवमेंट्स। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप बताना चाहूँगा कि नॉन कन्फर्मिस्ट मूवमेंट्स इन्हें क्यों कहा गया और नॉन कन्फर्मिस्ट किन को कहा जाता है। नॉन कन्फर्मिस्ट वो लोग होते हैं जो सोसाइटी में डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है, अगर सोसाइटी में जुल्म हो रहा है, सोसाइटी में अत्याचार हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट वो स्टेप्स लेते हैं, उनको नॉन कन्फर्मिस्ट कहते हैं। जैसे इसमें एक्टिविस्ट्स हो गए, इनमें रिफॉर्मर्स आ जाते हैं या आर्टिस्ट्स आ जाते हैं, ये नॉन कन्फर्मिस्ट लोग कहलाते हैं। और यही नॉन कन्फर्मिस्ट मूवमेंट्स क्यों आई, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म क्यों आया, इसके काजेज़ क्या थे, इन नई मूवमेंट्स के काजेज़ क्या थे, तो यही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, याद करो मैंने आपको वैदिक एज में, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक एज में पढ़ाया था कि डिफरेंस क्या थी, चेंज किस तरह से आई थी और लेटर वैदिक एज किस तरह से वो ब्रूटल बन गया था लोगों के लिए। तो इन मूवमेंट्स का आना बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहे। और अगर आप यही नोट्स चाहते हो तो बाय द वे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने नोट्स बनाइए। फिर भी अगर आप यही नोट्स चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए विदाउट फर्दर डिले हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काजेज क्या थे इन नई मूवमेंट्स के, तो क्यों इन मूवमेंट्स को आना पड़ा। सबसे पहले वैदिक रिचुअल्स बिकेम एक्सपेंसिव, पीपल वर नॉट एबल टू डू सो, हेंस दे एक्सेप्टेड द न्यू रिलीजन। जो वैदिक रिचुअल्स जो हमने लेटर वैदिक एज में पढ़ा था कि किस तरह रिचुअल्स चेंज होने लगे, वो लोगों के लिए, आम लोगों के लिए एक्सपेंसिव बन गए, वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, वो सेक्रीफाइसेस अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ठीक है, कुछ लोगों को तो अलाउ ही नहीं किया जाता था सेक्रीफाइसेस करने के लिए। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त था लोगों के लिए और उन्होंने अपना वो जो रिलीजन था वो छोड़ के एक नया रिलीजन इख्तियार कर लिया, मीन्स बुद्धिज़्म में या फिर जैनिज़्म में वो आ गए। मतलब उन्हें एक नया रिलीजन चूज करना पड़ा। नंबर सेकंड इज सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। अगर आपको याद हो लेटर वैदिक एज में मैंने पढ़ाया था, आप अभी भी वो वीडियोस देख सकते हैं, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से चेक कीजिए, सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स थी। आपने वहां पे पढ़ा था कि कास्ट्स को वर्नास चार बना दिए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रियाज, वैश्याज और शूद्राज। और ये ब्राह्मण्स खुद को सुपीरियर मानते थे और जो शूद्राज थे वो लो कैस्ट के माने जाते थे, इन्फीरियर माने जाते थे, उन पे बड़ा जुल्म किया जाता था। तो इसलिए वो जो डिप्रेस्ड लोग थे, ठीक है, ओप्रेस्ड लोग थे, वो वाला रिलीजन छोड़ के एक नए रिलीजन में आ जाते हैं। तो ये भी एक काज है नई मूवमेंट के आने का। अनदर फैक्टर इज कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड एंड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ऑफर्ड द डिप्रेस्ड वंस एन ऑनरेबल प्लेस। कास्ट सिस्टम बड़ा खतरनाक बन गया था, रिजिड बन गया था, हार्ड बन गया था। ठीक है, लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, जो शूद्राज थे, जो अनटचेबल्स थे, उनके साथ बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती थी, अछूत माना जाता था उनको। तो ये बड़ा खतरनाक सिस्टम बन गया था। और बुद्धिज्म और जैनिज्म जो नए दो रिलीजन उभर कर आ रहे थे, ये उन डिप्रेस्ड लोगों को एक ऑनरेबल प्लेस ऑफर कर रहे थे। मतलब इन रिलीजन्स में उनको इज्जत मिलती थी। तो डेफिनेटली जिसको जहाँ इज्जत मिलेगी वो वहीं जाना पसंद करता है। इज इट क्लियर टू यू? इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन वाज अनदर काज ऑफ न्यू मूवमेंट्स। अब इतना ही नहीं, लोग अब इंटेलेक्चुअली भी रिवोल्यूशनाइज होने लगे थे। ठीक है, लोगों का दिमाग भी बढ़ने लगा था, वो अब सही क्या है गलत क्या है उसमें डिफरेंशिएट कर सकते थे, फ़र्क कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी थी। उन्हें हर किसी को पता है कि लेटर वैदिक एज में लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी, जुल्म हो रहा था, और ये जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म है ये लोगों को आराम पहुँचा रहे हैं, फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन भी एक काज है इन मूवमेंट्स का। इज इट क्लियर? तो ये हमने राइज या हमने काजेज पढ़े नई मूवमेंट्स के। और ये नॉन कन्फर्मिस्ट मूवमेंट्स दो थी, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब हम वन बाय वन बुद्धिज्म को अच्छे से और जैनिज्म को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। बस आप वीडियोस गौर से और अच्छे से देखिए और हर कोई पॉइंट जो है समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बुद्धिज्म को। तो बुद्धिज्म को पढ़ने के बाद हम जैनिज्म को स्टार्ट करते हैं। तो बुद्धिज्म में तीन चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़नी है, जिनको तीन पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म कहा जाता है। थ्री पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म। नंबर फर्स्ट इज बुद्धा, खुद लॉर्ड बुद्धा जो फाउंडर हैं बुद्धिज्म के, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है। नंबर सेकंड इज धम्मा, हिज टीचिंग्स, धम्मा कहते हैं उसकी टीचिंग्स, बुद्धा की टीचिंग्स को, वो हमें पढ़नी है कि उसकी टीचिंग्स क्या थी। एंड नंबर थर्ड इज संघा। संघा का मतलब है ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स और नन्स के ऑर्डर से उनको संघा कहा जाता है, ये हमें पढ़ना है। सबसे पहले तीन पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म इनको कहा जाता है, बुद्धा, धम्मा एंड संघा। बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद धम्मा और उसके बाद संघा। सो चलिए हम बुद्धा के बारे में पढ़ते हैं।
हर कोई बात जो यहाँ पे बताई जाएगी या जो लिखी है बुद्धा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है, आपको ये याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती है और कई बार पूछी गई है। बुद्धा में हमें क्या पढ़ना है? बुद्धा में हमें बुद्धा की लाइफ के बारे में हमें पढ़ना है, बुद्धा के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले मीनिंग, बुद्धा मीन्स एनलाइटेंड वन। बुद्धा का मतलब होता है एनलाइटेंड वन। एनलाइटेंड का मतलब कि जो लोगों की नीड्स को समझे, ठीक है, लोगों को समझे, मॉडर्न तरीके के हैं लाइफ को गुजारने के, वो समझे, या जिसके पास इन सारी चीज़ों को डील करने का इल्म हो, नॉलेज हो, उसको हम एनलाइटेंड कहते हैं। तो बुद्धा का मतलब ही है एनलाइटेंड वन। ओके, आल्सो नून एज सक्यामुनि एंड तथागाटा। इसको सक्यामुनि और तथागाटा के नाम से भी जाना जाता था। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, पूछा जा सकता है। अर्लियर नेम इसका सिद्धार्था था। तो आपने कहीं ना कहीं पे इसका नाम सिद्धार्था गौतमा भी देखा होगा, क्योंकि इसका अर्लियर नेम सिद्धार्था था। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट ऑफ एशिया। बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, क्योंकि इसने एक पूरा रेवोल्यूशन लाया था। जो जुल्म सितम ऑपरेशन हो रहे थे उसको ख़त्म किया था, तो इसलिए इसको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। एशिया मीन्स जो हमारा कॉन्टिनेंट है ना, एशिया, इसी की लाइट मतलब इसी की पूरी रोशनी। बॉर्न इन 563 BC ऑन द पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी इन नेपाल। और इनका जन्म हुआ है 563 BC में पूर्णिमा डे में। पूर्णिमा का मतलब होता है कि जिस जिस दिन फुल मून नाइट हो। फुल मून नाइट मतलब चांद पूरा का पूरा निकलता है। लुम्बिनी एक जगह है नेपाल के अंदर, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये बात आपको याद रखनी है कि नेपाल के अंदर इनकी बर्थ हुई है। 563 BC इनकी डेट ऑफ बर्थ है और पूर्णिमा डे में इनकी डेट ऑफ बर्थ हुई है। फादर का नाम क्या था? सुधोधना इनके फादर का नाम था। एंड मदर का नाम महामाया था। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रख लेना है। डाइड आफ्टर 7 days ऑफ हिज बर्थ। जो इनकी मदर थी महामाया, जिन्होंने बर्थ दिया था इसको, तो वो इसके जन्म के बाद 7 दिनों के बाद वो इस दुनिया से चल बसती है। फिर इसकी स्टेप मदर जो है, जो देखभाल करती है इसकी, वो थी, उसका नाम था गौतमी। इसकी वाइफ थी जिसका नाम था यशोधरा, और इसका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुला। ये उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखने हैं अगर आप किसी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुला। ही लिव्ड हिज मैरिड लाइफ फॉर 13 years। तो शादीशुदा ज़िंदगी इन्होंने 13 सालों तक गुजारी। 13 सालों तक शादीशुदा ज़िंदगी को एंजॉय किया, और फिर उसके बाद ये सन्यासी ले लेते हैं, रिनंसिएशन ले लेते हैं। ही लेफ्ट हिज पैलेस एट 29 विद हिज फेवरेट हॉर्स कंथक इन सर्च ऑफ ट्रूथ। उसके बाद जब ये 29 साल के हो जाते हैं, 29 साल के बाद ये अपने पैलेस को, अपने महल को छोड़ के अपने घोड़े, जो फेवरेट घोड़ा था जिसका नाम कंथक था, उसके साथ सच्चाई की तलाश में निकल पड़ते हैं। बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, इन्होंने अपनी मैरिड लाइफ 13 सालों तक एंजॉय की। 13 सालों के बाद ये सन्यासी ले लेते हैं, रिनंसिएशन ले लेते हैं, और 29 की एज में ये अपने पैलेस, अपने महल को छोड़ के चले जाते हैं सच्चाई की तलाश में। ही वंडर्ड फॉर 6 years। वो 6 सालों तक ऐसे ही वैंडरिंग करते रहे, घूमते फिरते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। बट एट द एज ऑफ 35 ही अटेंड निर्वाणा और एनलाइटनमेंट एट बोध गया आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर 49 days अंडर द बोधि मीन्स पीपल ट्री। फिर क्या होता है, 6 सालों तक घूमने के बाद जब 35 साल के हो जाते हैं तो इन्हें निर्वाणा मिल जाता है। निर्वाणा मतलब एनलाइटनमेंट मिल जाती है। तो एनलाइटनमेंट मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, एट बोध गया। और कहाँ पे मिलती है? बोध गया के अंदर। बोध गया बिहार के अंदर एक जगह है, ठीक है। आफ्टर मेडिटेटिंग फॉर 49 days, 49 days तक ये बोधि मतलब पीपल पेड़ के नीचे इबादत करते रहे, मेडिटेटिंग करते रहे, और एट द एज ऑफ 35 इन्हें एनलाइटनमेंट मिल जाती है। He delivered his first sermon at सरनाथ known as धर्मचक्र परिवर्तना। और ये पहला अपना सरमन जो है ये सरनाथ के अंदर डिलीवर करते हैं, जिसको धर्मचक्र परिवर्तना के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम्स में आता है कि गौतम बुद्धा का फर्स्ट सरमन कहाँ पे हुआ था और उसको क्या कहा जाता था? सरनाथ के अंदर। सरमन का मतलब होता है जो रिलीजियस प्रीचिंग्स या रिलीजियस टीचिंग्स जो ये डिलीवर करते हैं लोगों तक अपनी ये मैसेज पहुंचाते हैं, उसको सरमन कहते हैं, ठीक है। इसने सरनाथ के अंदर डिलीवर की थी और उसको धर्मचक्र परिवर्तना भी कहा जाता था। रिमेंबर इट। महापरिनिर्वाण और डेथ एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC इन माला, कुशीनगर।
तो फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, जिसको महापरिनिर्वाणा भी कहा जाता है। तो ये टर्म्स भी आपको याद रख लेनी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ये टर्म्स ही पूछी जाती हैं। तो फिर एक स्टूडेंट जो है परेशान हो जाता है कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये तो सुना ही नहीं था। तो एक्चुअली ये कुछ होता ही नहीं है, ये बहुत ईजी है। महापरिनिर्वाणा मतलब डेथ इनकी 80 एट द एज ऑफ 80 हो जाती है, मतलब 80 साल तक ये जीते हैं और उसके बाद ये इस दारुल फानी से रुखसत हो जाते हैं एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC। ये डेट भी याद रखनी है। और कहाँ? माला। माला याद करो, मैंने आपको माला एक महाजना पढ़ाया था, और उसकी कैपिटल जो है कौशीनगर है। कौशीनगर के अंदर ये मरते हैं। लास्ट सरमन कहाँ दिया था? वैशाली के अंदर। फर्स्ट और लास्ट, इसने सरमन तो बहुत सारे दिए थे, बट इंपॉर्टेंट जो होता है वो फर्स्ट और लास्ट होता है। फर्स्ट कहाँ दिया था और लास्ट कहाँ दिया? फर्स्ट दिया था सरनाथ के अंदर एंड लास्ट दिया था वैशाली के अंदर। आफ्टर डेथ हिज रिमेन्स वर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स एंड 8 स्टूपास वर बिल्ट ऑन देम। और मरने के बाद उसके जो रिमेन्स थे, जो एशेस थे, राख वगैरह, उसको 8 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया और 8 स्टूपास उनके ऊपर बना दिए गए। जैसे मुस्लिम कल्चर में क्या होता था, ग्रेव के ऊपर टॉम्ब्स बनाए जाते थे, श्राइन्स वगैरह बनाए जाते थे, तो इसी तरह स्टूपास होते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट प्रीस्ट्स या मॉन्क्स अपने रिलीजन की टीचिंग्स को डिलीवर करते हैं। ठीक है, ये 8 स्टूपास बनाए गए थे। फेमस स्टूपा जो है उनमें से सांची स्टूपा है, जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ओके गाइस, तो हमने पहला पिलर जो था बुद्धा, वो हमने पढ़ लिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 2 पिलर्स को पढ़ेंगे, धम्मा और संघा को पढ़ेंगे। बट अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे और हम भी आपके लिए वीडियोस लाते रहें।